सालाना बजट यानी एक साल के लिए सरकार के आय और व्यय का लेखा जोखा। 1 फरवरी को पेश होने वाला ये बजट अगले वित्त वर्ष के लिए आर्थिक रूप से सरकार की दिशा और दशा तय करता है, लेकिन इस साल का बजट अंतरिम बजट कहलाएगा। दरअसल इस बार वित्त वर्ष शुरू होते होते लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां उफान पर होंगी। नई सरकार में सत्ता बदलने की गुंजाइश होती है। अगर नई सरकार आती है तो नीतियां भी नई हो जाती हैं। इस कारण चुनावी साल में 2 बार बजट पेश होता है। पहली बार फरवरी में मौजूदा सरकार अंतरिम बजट पेश करती है और चुनाव के बाद सत्ता में आने वाली सरकार पूर्ण बजट पेश करती है। इस ट्रांजिशन के दौरान देश की आर्थिक व्यवस्था किस तरह चलेगी और इसका फंड किस तरह आवंटित किया जाएगा, इन समस्याओं को दूर करने के लिए अंतरिम बजट पेश किया जाता है। इसमें अंतरिम बजट में नीतिगत फैसले नहीं शामिल होते। संसद की मंजूरी वाले फैसले भी इसमें शामिल नहीं होते। डायरेक्ट टैक्स में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जाता। इंपोर्ट, एक्साइज या सर्विस टैक्स में राहत शामिल हो सकती है। राजकोषीय योजनाओं के तहत धन का आवंटन किया जाता है। बजट की 2 बुनियाद होती हैं, आय और व्यय, यानी सरकार को कमाई कैसे होगी और खर्च कैसे करना है। आय के मोर्चे पर खास अंतर नहीं पड़ता। सरकार की कमाई के 2 प्रमुख स्रोत हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। मतलब आय के जरिए नियत ही रहते हैं, बशर्ते कि टैक्सेशन से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव नहीं हो। इसी आधार पर एक अंतरिम बजट तैयार किया जाता है। इस बजट से अंतरिम बजट में सरकार नए वित्त वर्ष की पहली तिमाही के खर्च का बंदोबस्त कर देती है, ताकि आने वाली सरकार आगे आने वाले खर्चों और कमाई का हिसाब नई नीतियों के मुताबिक ही करे। आम चुनाव से पहले पेश होने वाले अंतिम बजट में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। इसके लिए तमाम स्तर पर मंथन जारी है, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने एक बयान में पहले ही कह चुकी हैं कि यह बजट वोट ऑन अकाउंट बजट होगा, जिसमें नई सरकार आने तक मौजूदा सरकार के खर्चों का विवरण होगा। I am not going to play a spoil sport, but it is a matter of truth that the 1st February 24 budget that will be announced will just be a vote on account, because we are in an election mode. An election happens during this summer, the coming summer. So the budget that the government presents will just be able to, or would just be a budget to meet with the expenditure of the government till a new government comes to play. So, and that budget, following the British tradition, is called vote on account. So no spectacular announcements are made at that time. So you may have to wait till after the new government comes in July will be the next full budget, July 2024. दरअसल वोट ऑन अकाउंट अंतरिम बजट का ही एक हिस्सा होता है। इसमें नई सरकार के गठन तक का ब्यौरा शामिल होता है। इस दौरान होने वाले खर्च की व्यवस्था होती है। ये सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड के दौरान के लिए मान्य होता है। इसे बिना बहस के सदन से पास कर दिया जाता है। इसमें टैक्स से जुड़ा कोई बदलाव नहीं होता। इसे सरकार किसी भी साल के दौरान ला सकती है। अतिरिक्त खर्चों के प्रबंधन के लिए इसका इस्तेमाल होता है।
हालांकि 2019 के आम चुनाव से पहले अंतरिम बजट में केंद्र सरकार ने बड़ा दांव खेला था। इसमें मोदी सरकार ने न सिर्फ किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी, बल्कि ये भी सुनिश्चित किया कि चुनाव से पहले ही इस योजना की पहली किश्त सभी किसानों के खाते में पहुंच जाए। इसके अलावा मिडिल क्लास के इनकम टैक्स में रियायत का ऐलान भी 2019 के अंतरिम बजट में ही किया गया। ऐसे में वोट ऑन अकाउंट होने के बावजूद सरकार इस बजट को खास बनाना चाहेगी। ऐसे में आम आदमी के अलावा कारोबारियों को इस बार के बजट से कुछ रियायतें मिलने की उम्मीदें जरूर हैं। वोट ऑन अकाउंट का मतलब हुआ कि इस बार जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी वो बस अपने जो खर्चे होंगे ज्यादातर उस पर वो चर्चा होगी कि ये हमारे एक्सपेंडिचर्स होंगे, तो वो लाएंगे बजट के समय प्रेजेंट करने के लिए। दूसरी बात है कि जीएसटी काउंसिल हर दूसरे महीना मीट करते रहते हैं और फिर जीएसटी के लिए ना चेंजेस साल में बार बार होता जा रहा है और साल के मतलब एवरी मंथ ऑन मंथ वो होता जा रहा है। और बस कुछ लेजिस्लेटिव चेंजेस जो बाकी हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर ये कॉन्सेप्ट अब मैंडेटरी बनाना चाह रहे हैं, तो उस पर कुछ चेंज आ सकता है इस बजट में, वो देख सकते हैं। हाँ, उम्मीदों तो काफी है बजट से, काफी एरियाज में कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, जैसे ऑडिट के समय स्टेट वाइज ट्रायल बैलेंस मांगते हैं ऑडिट अथॉरिटीज, मगर इफ यू लुक एट अकाउंटिंग प्रोविजंस यू डोंट नीड टू हैव इट जस्ट फॉर द कंपनी एज अ होल, एक सेंट्रल करना पड़ता है। फिर काफी नोटिसेस भी आते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में से, कभी एंटी इवेजन, कभी ऑडिट, कभी इंटेलिजेंस, सब एक ही चीज पर और दूसरे मतलब अलग अलग प्रश्न, मगर सेम चीज ही है मगर अलग अलग जगह पर देना पड़ता है। सो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि काम भी करना पड़ता है। सो अलॉन्ग विथ डूइंग योर रेगुलर वर्क, teams in the accounting finance team also needs to get involved in replying to notices और जो भी अगर कुछ स्टेटमेंट देना हो वो सब, तो काफी वो भी हो जाता है। सो मल्टीपल नोटिसेस शुड बी अवॉइडेड ऑन द सेम मैटर, और इफ देर आर मल्टीपल देन दे शुड जस्ट आइडेंटिफाई दैट देयर इज वन अथॉरिटी हु विल हैंडल इट। तो ये एक और है। Then there are situations on export of services, but if India, we are providing many services to customers, clients overseas. तो काफी ऐसे businesses are they've set up in India. तो इनका जब ये लोग refund के लिए मांगते हैं, फिर there is a dispute which happens many times. I'm not saying always, but sometimes. There have been circulars also issued. There are judicial precedents. हर बार we don't see it being followed. So that is another problem area. I would like to see India being a choice of destination for investment, for people to set up business. So when we have issues like this, which are settled, then when there's litigation, it becomes difficult in doing business. So अगर आप मुझसे पूछेंगे as a business person, I'd like to see India as a place where it is easy to do business. अगर आप देखें तो जो इंडिया करंट डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क है, इट्स वेरी प्रोग्रेसिव, राइट? वी एक्चुअली हैव वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स रेट्स नॉट ओनली इन एशिया पैसिफिक बट ग्लोबली ऑल्सो. But we also have to be careful that this is only a interim budget, vote on account, and therefore the expectations have to be very realistic. I don't expect any mega policy change or rollout, but one or two things that one can expect will be, the current tax rate for manufacturing companies is 15%. There has to be continuity of that tax regime, right? So I would expect the government to actually roll this over beyond 2024, at least by 3 to 5 years. So that's something which is very fairly widely expected, and it is something that should happen in this budget. The other change I would think structurally that government could attempt in this budget is the capital gains tax regime requires a bit of simplification, right? अभी आप देखेंगे तो बहुत सारे rates हैं उसमें, there are multiple rates, there are multiple ways of sort of calculating capital gains tax.
For residents, there's a different rate apply. For non-resident, different rates apply. There is a room for the government to relook at the capital gains tax regime and simplify it. Third thing that I would like to see in this budget, which is again not a significant policy move from the past, is in some way trying to relook at how the government makes the long-term debt financing more tax cost effective. Because there was a policy in place which said that the foreign funding into infrastructure asset was subject to tax at for 5%. That benefit has been withdrawn from June 2023. There is, in some sense, a very strong case for reinstating that benefit or considering a lower tax rate in any case, right? So currently, if you look at under domestic law, the debt financing tax cost could go as high as 20%, in some cases 40%. So if government can relook at that matrix and say, how do we keep the debt financing very attractive from tax perspective, that will make a lot more sense. See, ये इंटरिम बजट जो है ये इलेक्शन ईयर है, सो इंटरिम बजट जो होता है वो वोट ऑन अकाउंट होता है, तो उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला भी है कि ज्यादा चेंजेस इस बार कोई चेंजेस एक्सपेक्ट ना करें बिकॉज वोट ऑन अकाउंट है. बट आम आदमी का एक्सपेक्टेशन होता है कि थोड़ा टैक्स रेट चेंज हो जाए, थोड़ा बेनिफिट मिल जाए. सो गवर्नमेंट ने न्यू रेजीम को प्रमोट किया है, पिछले साल भी थोड़े चेंजेस किए थे. सो अगर गवर्नमेंट कुछ चेंज करती है न्यू रेजीम के अंदर या टैक्स रेट के अंदर, दो इलेक्शन ईयर है तो शायद ना हो, बट अगर होता भी है तो एक्सपेक्टेशन है कि जो 15 लाख के ऊपर 30% का रेट है वो रेट 25% हो जाएगा और 15 लाख की लिमिट बढ़ा के 20 लाख कर देंगे न्यू रेजीम के अंदर. हो सकता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो लास्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था वो शायद बढ़ा दें, बट इलेक्शन ईयर है, वोट ऑन अकाउंट है, तो शायद यही एक्सपेक्टेशन है कि शायद ये हो जाए इस बजट के अंदर. अब क्या होगा मालूम चलेगा बिकॉज इलेक्शन ईयर है, वी डोंट नो. और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बढ़ रही है साल और दिन ब दिन. स्पेसिफिकली फ्रांस की जो कंपनियां हैं इंडिया में इनकी काफी इन्वेस्टमेंट्स रही है. एरोस्पेस, डिफेंस, डिजिटल आइडेंटिटी, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल्स, फैशन, ये सारी इंडस्ट्री सेगमेंट्स में. तो ये विजिट से हमें ये अपेक्षा है कि ये साझेदारी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग होगा. हमारे लिए, थैलेस के लिए स्पेसिफिकली इंडिया डिफेंस, एरोस्पेस और डिजिटल आइडेंटिटी एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस का काफी स्ट्रांग मार्केट रहा है. तो ये जो विजिट है उससे डिफेंस, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी, रिन्यूएबल्स, ये क्षेत्र में काफी कोलैबोरेशन बढ़ने की अपेक्षा है. काफी पॉलिसीज और टेक्नोलॉजिकल शेयरिंग एग्रीमेंट्स होने की अपेक्षा है. बजट में अब तक तो 14 सेक्टर्स के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव प्लान्स अनाउंस किए गए हैं, लेकिन डिफेंस और एरोस्पेस के लिए कुछ हुआ नहीं है. तो हम ये चाहते हैं कि ये जो PLI स्कीम है वो एरोस्पेस और डिफेंस सेगमेंट्स के लिए एक्सटेंड की जाए या लॉन्च किया जाए. और अल्टरनेटिवली सेक्शन 10A या 10B के जरिए अगर एरोस्पेस एंड डिफेंस को टैक्स इंसेंटिव्स मिल जाते हैं तो मुझे लगता है कि अगले 10-15 साल तक ये जो सेगमेंट है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को काफी योगदान देता रहेगा. इंडिया का ग्रोथ और इंडिया के अंदर आज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और जो पब्लिक इंडियन इकोनॉमी पे देखती है आगे कि यहाँ से ग्रोथ आने का संभव है. जब भी दुनिया के सारे जगह आप देखो जाएंगे कि तो यूएस थोड़ा ठंडा, यूएस का जीडीपी डाउन हो गया है, चाइना आज स्ट्रगल कर रहा है. तो वर्ल्ड में आज सारे लोगों की उम्मीद इंडिया पे लगी हुई है कि इंडिया ही ऐसा मार्केट है जहां से ग्रोथ दिखती है. तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं. हमको अच्छा लग क्या रहा है कि हमारे क्षेत्र में जेम ज्वेलरी में भी बहुत सारे रिटेलर्स अभी पब्लिक इश्यूज भी लाते हैं. तो उनका इश्यूज भी आप देखो, हाल ही में सेंको ने जो लाया तो आज उनका बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन हुआ और आज भी सब लोग जितने भी इन्वेस्टर्स है बहुत ही हैप्पी है. तो इस तरह से जो हिसाब से हमारी इकोनॉमी और जो हिसाब से ये स्टॉक मार्केट का जो मार्केट कैप इंडिया जो चौथे स्थान पे है, जो हिसाब से जो रफ्तार से जा रही है,
बहुत जल्दी तीसरे नंबर पे आने की संभावना लग रही है। ये इंटरिम बजट है, बराबर सही बात फरमाया हमने, और आप ये बजट में हम लोग का एक्सपेक्टेशन हाल ही में बहुत कम है क्योंकि ये वोट ऑन अकाउंट वाला बजट है, लेकिन फिर भी हमारी जो भी रेगुलर स्टैंडिंग डिमांड है, जैसे स्पेशल नोटिफाइड जोन है जहां पे हमको सेल, जो माइनिंग कंपनीज को सेल करने के लिए उनको परमिशन मिल जाए, जो नॉमिनल ड्यूटी उनको लगनी चाहिए, उनको परमानेंट एंटिटी गिनने में नहीं आवे, चाहे इनकम टैक्स का, उनको जो इनकम टैक्स का कोई इश्यू वगैरह वो लोग को नहीं आवे। दूसरे जो प्राइवेट माइनिंग कंपनीज है उनको ये स्पेशल नोटिफाइड जोन में ऐड करने को हम लोग ने सिफारिश की हुई है। गोल्ड सिल्वर की ड्यूटी जो कि 15% पे, उसको नीचे 5% पे लाने की हम लोग ने सिफारिश की हुई है। तो ऐसे सेम टू सेम सब डिमांड है जो हमें उम्मीद है सरकार इस पे नजर देगी और इससे ये सत्र को बढ़ावा देगी। बजट के पिटारे से क्या निकलेगा, इस पर सभी की निगाहें अब टिक चुकी हैं। इसी के साथ अंतरिम बजट से पहले 31 जनवरी को पेश होने वाले आर्थिक सर्वेक्षण पर भी सभी की निगाहें हैं। इस बार संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 9 फरवरी तक चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होना है। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के संबोधन के बाद इसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश होगी। आर्थिक सर्वे सरकार का वो लेखा जोखा होता है जिसमें देश के पिछले एक साल के हिसाब किताब के आधार पर अगले साल का बजट तैयार करने की रूपरेखा तैयार की जाती है। आर्थिक सर्वे से ये भी पता चलता है कि पिछले एक साल के अंदर देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा प्रदर्शन किया, आर्थिक मोर्चों पर नफा या नुकसान हुआ, इसका पता भी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से ही चलता है। इसी सर्वे के आधार पर यह तय किया जाता है कि आने वाले साल में देश की अर्थव्यवस्था में क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी।